पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी और प्री ओपनिंग सेशन से संकेत हम लेंगे, लेकिन उससे पहले देख लें एसजीएक्स निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड होने के आसार। 62 पॉइंट प्रीमियम और उसको जोड़कर आप देखें तो लगभग 25-26 पॉइंट के आसपास की तेजी बनती है। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। शंघाई के बाजार लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश करते हुए दिख रहे, लेकिन बाकी बाजारों में हरे और लाल निशान के बीच कारोबार। लेकिन हम संकेत लेंगे अमेरिका से, जहां पर 200 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है कल के सेशन में। गिरावट के बाद जो परसों हमने देखी थी, उसके बाद अब थोड़ी रिकवरी आने के संकेत। अमेरिकी बाजार हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर करते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बीच ग्लोबल मार्केट से एक संकेत और अहम है, और वो ये कि क्रूड के दाम काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से तो पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में 20 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 12 अंक ऊपर है निफ्टी। तो पॉजिटिव टिक पहली बार आपकी स्क्रीन पर दिखेगी इस वक्त। शुरुआत में एचएल टेक 7% ऊपर, ल्यूपिन में है 3% की मजबूती। बैंक ऑफ बड़ौदा गिरावट से उबरने की कोशिश करता हुआ 2% ऊपर है। एसबीआई में 1.5%। बैंकिंग शेयरों पर खास नजर होनी चाहिए। 11 बजे आज आरबीआई की तरफ से क्रेडिट पॉलिसी 10% ऊपर इस वक्त एचएल टेक का स्टॉक आपको नजर आएगा। एचडीएफसी बैंक 2% यहां पर इस वक्त आपको नीचे नजर आएगा। ये इस वक्त का शुरुआती रुझान है। डॉलर रुपए की चाल पर भी हम नजर डालेंगे। देखना होगा कि वहां पर किस तरह की शुरुआत होती हुई दिखती है। डॉलर रुपए की इक्वेशन जो कल हमने देखी थी 61.80 के आसपास डॉलर ने रुपए ने लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दी थी। इनफैक्ट आज फिर से रिकवरी होती हुई दिख रही है, और ये बेहतरीन रिकवरी है। 18 पैसे मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है रुपया। तो रुपए में काफी शानदार यहां पर तेजी होती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। 62 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश, 1/4% मजबूत कल की रिकवरी को और आगे बढ़ाता हुआ। ये सारे हैं इस वक्त के शुरुआती कारोबार के संकेत, लेकिन फोकस अब कुछ स्टॉक्स पर। सबसे पहले अल्पेश एचडीएफसी बैंक, यहां पर 10,000 करोड़ का क्यूएपी लाने की तैयारी है। बैंक की मंजूरी तो ऑलरेडी मिल चुकी है एफआईपीबी की, और कैबिनेट सीसीए की भी। संभावना ये शायद इसी हफ्ते आता हुआ नजर आए। क्या ट्रेड करेंगे आप यहां पर? चलिए जी, मैं समझता हूँ एक हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बन चुके हैं, लेकिन काफी चार्ट भी काफी कुछ स्ट्रॉन्ग्स है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर इनटू द स्टॉक्स। ये कोई अच्छा सा लेवल नहीं होगा कि जहां से आपको एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। नो डाउट स्टॉक एक कंसिस्टेंटली परफॉर्मर रहा है, और टाइम टू टाइम अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा रिटर्न उसने दिया है। लेकिन मैं भी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपसे एक अच्छा खासा अगर कोई करेक्शन आता है और 980 से 1000 तक के जो कोई लेवल्स आपको मिलते हैं, तो दैट विल प्रोवाइड गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट जिस तरह से स्टॉक्स अपनी एक आरएसआई की अगर फॉर्मेशन देखें तो एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है, तो मैं समझता हूं अगर 1100 ऊपर का कोई ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो मैं समझता हूं कि फिर 7 से 8% के आपको एक अपसाइड भी देखने को मिल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे मेरा स्ट्रांगली मानना है कि 980 से 1000 तक के लेवल्स अच्छे रहेंगे स्टॉक्स में एंटर होने के लिए। ओके, तो ये है फिलहाल रहा है एचडीएफसी बैंक पर। लेकिन सीमेंट काउंटर्स पर आज नजरें रहेंगी। ऑफकोर्स एसीसी के नंबर्स आने वाले हैं और ये तिमाही कमजोर रह सकती है कंपनी के लिए। हालांकि सेल्स वॉल्यूम में 2% का इजाफा देखने को मिलेगा एसीसी पर से। और ओवरऑल सेक्टर पर संदीप, आपकी क्या राय है इस समय? क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, ग्रासिम पर जेपी मॉर्गन ने अपना आउटलुक बढ़ाया है। टारगेट जो है 5250 का दिया है, जो पहले 4500 का था। अल्ट्राटेक में वो काफी पॉजिटिव है, 2650 का टारगेट दे रहे हैं। वही नोमुरा इंडिया सीमेंट को लेकर बेहद पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो इतनी जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं एफआईआई ब्रोकरेजेस के लिहाज से, क्या एक अपॉर्चुनिटी है स्टॉक्स में तेजी करने के लिए? संदीप, सुशील जी, इनफैक्ट यहाँ से नहीं है ना, यही सवाल। आई थिंक यहाँ पर कुछ ऑडियो में दिक्कतें हैं, और हम संदीप के पास फिर से जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे राय लेना चाहता हूँ, तकनीकी तौर पर चार्ट पर क्या संकेत मिल रहे हैं? नहीं, कल वीकनेस दिखी है। देखिए, एक बेरिश रिवर्सल की फॉर्मेशन बनी है, जिसे हम टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम कैंडलस्टिक्स की बात करें तो इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन बनी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे काफी कुछ इसने इंडिकेट किए है कि आने वाले दिनों में आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में मैं यहाँ पे समझता हूँ कि 1500 के लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे नजदीकी तौर के सपोर्ट के हिसाब से। अगर 1500 के नीचे अगर ये स्टॉक्स क्लोज हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर एक काफी शार्प कट आपको देखने को मिलेगा, जो स्टॉक को करीबन 1400
1440 से 1450 तक के लेवल तक लेके जा सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप सीमेंट स्टॉक की बात करेंगे, सीमेंट सेक्टर की बात करेंगे, तो हेडलबर्ग एक अच्छा सा स्टॉक मुझे दिख रहा है और यहाँ पे एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हमको 80 से 90 के बीच में दिख रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर इसमें कोई एक ब्रेकआउट आएगा ऑन द अपसाइड में, जब भी ये 90-92 के ऊपर एक वीकली क्लोज दे देता है, तो फिर आपको एक अच्छे खासे अपमूव देखने को मिलेंगे जो स्टॉक को करीबन 115 के लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो अगर आपको एसीसी है तो एसीसी में सेल करके आप हेडलबर्ग में शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, संदीप हमारे साथ मेरे ख्याल में अब फिर जुड़ गए हैं। संदीप, कोई आपके खास पिक्स है सीमेंट स्पेस में? या सीमेंट स्पेस पे वैसे मैं बहुत बुलिश हूँ। इनफैक्ट आने वाले 2-3 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न ये दे सकता है सीमेंट सेक्टर। इनफैक्ट ऑलरेडी काफी हाई वैल्यूएशंस पे चल रहा है, बट स्टिल कुछ मिड कैप स्टॉक्स है बहुत अच्छे लगते हैं। पर्टिकुलरली अल्ट्राटेक की बात कर रहे थे, अल्ट्राटेक ओवरऑल लार्ज कैप्स में बहुत अच्छा लगता है। जिस तरीके से 65 मिलियन टन की ऑलरेडी इनकी कैपेसिटी बन चुकी है और जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रेस्ड एसेट्स खरीदे हैं जेपी के भी, और मुझे ऐसा लगता है कि टेक ओवर्स करके और इनऑर्गेनिक ग्रोथ करके ये करीब 100 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। तो ये कंपनी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी सीमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। अल्ट्राटेक की बात ये थी। और अगर मैं स्मॉल कैप्स की बात करूं और मिड कैप्स की बात करूं तो वहां पे मैंने पहले भी मंगलम सीमेंट्स रेकमेंड किया हुआ है। मंगलम बहुत अच्छा लगता है, हेडलबर्ग बहुत अच्छा लगता है, और एक इंडिया सीमेंट्स, ये एक स्टोरी अच्छी बन सकती है जहां पे भी अब इनफैक्ट 80-85 रुपए से 110 रुपए तक आया है, बट वापस से जहां पे भी थोड़ा करेक्शन आता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोमोटर्स की एक इमेज को लेकर इश्यू आया था और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है, तो ये करीब 7500 करोड़ की अगर इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू देखें तो 15 मिलियन टन की कैपेसिटी है कंपनी के पास और उसके सामने 3000 करोड़ की करीब मार्केट कैप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में बहुत स्कोप है, जहां पे भी थोड़ा बहुत फॉल आता है प्राइस में तो इसमें बिल्कुल एंट्री करें। लॉन्ग रन में हो सकता है यहाँ पे अच्छा रिटर्न्स मिले। ओके, लॉन्गर टर्म में एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद आप सीमेंट शेयरों में कर सकते हैं। ये राय आती हुई संदीप की। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टर्म में कहाँ है मौके, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सोनम मेहता, सारे एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग कॉल्स लेकर। बताइए सोनम, किधर ज्यादातर एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं ट्रेडिंग की, शॉर्ट या लॉन्ग? आज सारे के सारे ट्रेडिंग कॉल्स खरीदारी के ही है। सबसे पहला कॉल है टेक्निकल एक्सपर्ट मोहित गाबा का, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है भारत फौज पे। उनके मुताबिक सारे के सारे इंडिकेटर्स एक खरीदारी की ही इंडिकेट करते हैं, तो 4 दिन के लिए 1120 के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करके चलिए। दूसरा कॉल है मैक्सवेल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के आशुतोष सन्ना का, जिन्होंने इलाहाबाद बैंक पर एक खरीदारी की सलाह दी है। उनके मुताबिक गिरावट में खरीदारी करके चलिए। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अपसाइड मूवमेंट इंडिकेट करता है और कंफर्म करता है बुलिश पैटर्न, तो 1 से 2 दिन के लिए स्टॉक में खरीदारी करके चलिए 126 के लक्ष्य के लिए। हमारे तीसरे और चौथे कॉल के लिए हमारे साथ बने हुए हैं पैनोरमा टेक्निकल्स के अल्पेश फूरिया। गुड मॉर्निंग सर, आपके भी 2 कॉल्स भी खरीदारी के ही होंगे। आपने देखिए, हमारा सबसे पहला कॉल होगा लक्ष्मी विलास बैंक का, और यहाँ पे अगर कल के सत्र में देखें तो 91 के ऊपर एक स्विंग ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। वॉल्यूम में भी काफी कुछ इजाफा हुआ है, तो ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक्स में एक अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। 90 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए और बाई कीजिए। मैं समझता हूँ आने वाले 4 से 5 सत्र के अंदर आपको 7 से 105 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा मेरा बाई कॉल होगा, ये कंडीशनल बाय होगी माइंड ट्री पे। कल के दिन में उसमें काफी चहल पहल हमको देखने को मिली थी, एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉक्स जो एक मूव आपको जो गिरावट की देखने को मिली थी, यहाँ से रिवर्सल की तैयारी में है। ये कंडीशनल बाय हो गई, आपको 1340 के ऊपर ही बाई करना है। 1305 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और मैं समझता हूँ बहुत ही जल्द आपको 1400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। शुक्रिया अल्पेश जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारा आखिरी कॉल है manusjaiswal.com के मानुष जायसवाल का। उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है हिंडाल्को के लिए। उनके मुताबिक स्टॉक ने एक स्ट्रांग बेस बनाया है 138 के लेवल्स पर और एक शार्प बाउंस बैक यहां से देखने मिला है, तो ये अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू होगा, तो खरीदारी करके चलिए 3 से 4 दिन के लिए 152 के लक्ष्य के लिए। ओके, ये है फिलहाल ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए। लेकिन कुछ काउंटर्स जिन पर नजरें रहेंगी, स्ट्राइड्स आर्को लैब जो वायदे बाजार में ट्रेडेड है। चंदन, इस पर आपकी क्या रणनीति रहेगी कि रिजल्ट्स के लिहाज से देखें एक बहुत ही नरम तिमाही रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है, मुनाफा भी आप देखें बहुत ही हल्का सा बढ़ा है, करीब 1% का इजाफा देखा गया है। यहाँ पर अगर किसी की लॉन्ग पोजिशन हैं, क्या लिक्विडेट कर लेना चाहिए?
जी देखें, स्टॉक में पिछले 2 महीने से कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है, एक नेरो रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक देखें रिसेंटली एफएनओ में एक्टिव हुआ है, यहाँ पे कोई ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, बट प्राइस पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि एक लिमिटेड अपसाइड और लिमिटेड डाउनसाइड इसमें नजर आ रही है। स्टॉक देखें नीचे में 885 के आसपास का सपोर्ट है, वहीं ऊपर में 975 का एक रेजिस्टेंस है, तो काफी दिनों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। रेंज के अदर साइड निकलेगा तभी यहाँ पे कोई बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, तब तक इसमें व्यू देना काफी डिफिकल्ट रहेगा। फार्मा स्टॉक्स की बात करें, मेरे हिसाब से ओरो फार्मा और वुक फार्मा 2 स्टॉक हो सकते हैं जहां पे तेजी के दांव लगाए जा सकते हैं। ओरो फार्मा देखें रिसेंटली एक ट्रेडिंग रेंज का अपसाइड ब्रेकआउट दिया है, स्टॉक में 90% से ज्यादा के रोलओवर्स देखने को मिल रहे हैं और स्टॉक लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। तो मेरे हिसाब से ओरो फार्मा में और वुक फार्मा में बढ़त की गुंजाइश देखने को मिल सकती है। स्टार आर्कोलिप से काफी दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है, एक रेंज ब्रेकआउट देगा तभी यहाँ पे मूवमेंट की कुछ गुंजाइश बनती हुई नजर आएगी। संदीप, डेल्टा कॉर्प पर आपसे राय लेना चाहूंगा। कल ब्लॉक डील जो रिपोर्ट हुई उसमें बाजार के दिग्गज राकेश झुंझुनवाला ने 25 लाख शेयर खरीदे हैं डेल्टा कॉर्प के। हालांकि स्टॉक थोड़ा वहां से ऊपर बंद होता हुआ दिखा है। क्या कहीं कोई खरीदारी के मौके दिख रहे हैं आपको डेल्टा कॉर्प में? 98, 99 के आसपास, इनफैक्ट अब प्री ओपनिंग सेशन में 102 रुपए पर है। देखिए, डेल्टा कॉर्प में एक चीज तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो राकेश झुंझुनवाला की शेयर होल्डिंग है ये इनफैक्ट एक डिस्कवर्ड न्यूज है, ऑलरेडी सबको पता और काफी इंटरेस्ट है इसमें राकेश झुंझुनवाला जी का। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 98 का रेंज या 102 का रेंज जो है यहाँ पे रिस्क लगती है मुझे। अब वापस से इसमें कहीं ना कहीं जो ओवरऑल मैंने देखा है राकेश जी के जो भी स्टॉक्स है उसमें एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग काफी होती है और फिर एक अचानक से ब्रेकआउट लेता है, तो ये अब कहीं ना कहीं मिडिल ऑफ द रेंज में है ये स्टॉक। तो मेरे हिसाब से ये जहां पे भी 90 रुपीज के लेवल्स पे आता है, यहां से करीब 10% करेक्ट हो तब एंट्री ली जाए। बाकी ओवरऑल हो सकता है एक बार छलांग दे और स्पाइक दे, बट ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो स्टॉक में पोटेंशियल बहुत है। इस सेक्टर की ओनली लिस्टेड कंपनी और कंपनी एक्सपेंशन पे काफी ध्यान दे रही है और जिस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली है आने वाले दिनों में सरकार, तो उसका बेनिफिशियरी ये कंपनी भी होगी। बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट करें, बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति रखें। जिस तरीके से न्यूज आ गई है अब न्यूज के बाद चेज करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। न्यूज फ्लो की बात करते हुए हमने देखा काफी ज्यादा अनाउंसमेंट ये स्मॉल पेमेंट बैंक के लाइसेंसेस के लिहाज से हुई है। संदीप, वक्रांगी जैसी कंपनियां, फ्यूचर ग्रुप जैसी कंपनियां, यहाँ पर ऑफ कोर्स पहले भी हमने सुना था कि एयरटेल कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साझेदारी में, बिग बॉयज में एसबीआई आरआईएल भी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, वो लाइसेंसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्या स्टॉक मार्केट के लिहाज से एक ट्रिगर है, इन स्टॉक्स में और तेजी आ सकती है क्या? देखिए, इट इज येट टू बी सीन। जिस तरीके से इनफैक्ट इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि काफी बड़े नाम, दिग्गज नाम इनफैक्ट इस पर्टिकुलर चीज के लिए अप्लाई किए और समझने की बात है कि इसमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको दिख रही है। जिस तरीके से रिलायंस ने अप्लाई किया ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इनको एक ड्रीम दिखा रहा है कि ये बिजनेस करेंगे तो दे विल क्वालिफाई फॉर अ फुल फ्लेजेड बैंक। और आरबीआई ने जिस तरीके से इतने सारे एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 2 ही लाइसेंसेज इशू किए थे बैंकिंग के, जो आईडीएफसी और बंधन को किया था, तो अब जो कंपनियां नहीं क्वालिफाई की थी तो हो सकता है कि उनको ये एक ड्रीम है। बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर रिटेल और एयरटेल इनके लिए बहुत जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है वैसे। और जिस तरीके से रूरल फाइनेंस में जो कंपनीज है जैसे कि एसकेएस माइक्रो फाइनेंस है, उनके लिए बेनिफिशियल है ये डीएचएफएल है, तो ये सारी कंपनीज को बेनिफिट डेफिनेटली रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि एनबीएफसी स्पेस की जो भी कंपनीज इसके लिए अप्लाई की है उन पे दाव लगाना ज्यादा बेहतर होगा रादर देन जो कंज्यूमर स्पेस की कंपनियां जिन्होंने दाव लगाया, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी जैसे ज्यादा दिखती है कि जिस तरीके से मुझे एसकेएस माइक्रो फाइनेंस है, मन्नापुरम है, इन टाइप के स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इन सारे शेयरों पर। एक और स्टॉक रिलायंस कैपिटल, इसके चार्ट्स पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। खबरें आ रही कि सीसीआई की तरफ से निप्पॉन लाइफ साइंस की तरफ से जो इनमें एक निवेश का मामला था उसको मंजूरी मिल चुकी है। रिलायंस कैपिटल, हालांकि अभी नतीजे आने बाकी हैं कंपनी के लिए। निप्पॉन लाइफ और रिलायंस कैपिटल के बीच में एसेट मैनेजमेंट वाले कारोबार में जो हिस्सेदारी का मामला था उसमें मंजूरी मिली है। क्या ट्रेड लेना चाहेंगे? आरकेप के चार्ट्स क्या करें?
मैं समझता हूँ कि यहाँ पे चार्ट्स ने काफी कुछ अंडर परफॉर्म किया है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन बनी है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि जब स्टॉक 430-450 के पास में आता है वहाँ पे कुछ एक खरीदारी देखने को मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि एक बॉटमिंग आउट की फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन में चला और ये लॉन्ग टर्म के लिए की एक तैयारी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर ये 495 से लेकर ऑन द अपसाइड में 510 ये एरिया आप गिने तो एक बहुत सी स्ट्रॉन्ग सप्लाई होगी। और यहाँ पे एक बार इसके लिए ऊपर अगर एक वीकली क्लोज विद द बुलिश कैंडल देता है तो मैं समझता हूँ कि फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो करीबन स्टॉक्स को इमीडिएट तौर पे 550 के लेवल तक जा सकता है। और 550 होता है तो फिर एक नई तेजी बन सकती है। तो 495 से 500 के 10 का लेवल्स देखना होगा। अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो आपको 495 के स्टॉप लॉस से बाई करना चाहिए फॉर द इमीडिएट टारगेट ऑफ 550। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर 550 रुपए तक के लक्ष्य के लिए रिलायंस कैपिटल में तेजी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन, जहां पर आप देख सकते हैं कि 25 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ठीक वही लेवल है जो कि आपको दिख रहे थे प्री ओपनिंग सेशन में के पहले एसजीएक्स निफ्टी से 8888 एसजीएक्स निफ्टी का लेवल था। और यहां से अगर 60-65 पॉइंट के आप प्रीमियम पकड़े 62 पॉइंट की, तो लगभग वही लेवल पर आप बाजारों को खुलते हुए देख सकते हैं। 95 अंकों पर सेंसेक्स भी है, तो 1/4% के आसपास की मजबूती के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत हो सकती है। ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन के। अब कहां से एक्शन दिखेगा? केन इंडिया क्रूड के दाम उछलने का फायदा मिलेगा 2% ऊपर। इंटरेस्टिंग ये कि बैंक्स मजबूत दिख रहे हैं पॉलिसी के ठीक पहले, 1.5% ऊपर है एसबीआई, बीओबी 1% ऊपर, एक्सिस बैंक में तेजी दिख सकती है। तो यहां पर बैंकिंग शेयरों से थोड़ा सहारा मिलने की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। नतीजों के दम पर भी कुछ एक्शन दिखेगा स्टॉक्स पर, उस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में इस वक्त, और यहां से संकेत जो आते हुए दिख रहे हैं देखना होगा कि किस तरह के दिखते हैं। लगभग 100 पॉइंट ऊपर शुरुआत की है सेंसेक्स ने, और निफ्टी 28 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। 1/4% की तेजी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी। केन इंडिया 2% ऊपर, बीओबी, एसबीआई, एक्सिस, कोटक जैसे दिग्गजों में भी खरीदारी का माहौल। तो सबसे मजबूत स्पेस है बैंकिंग शेयरों की, उसके बाद है ऑयल एंड गैस स्पेस के। केन के अलावा ओएनजीसी 1% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है, रिलायंस 1% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो सेंसेक्स निफ्टी में अच्छा वजन रखते हैं, यहीं से लीडरशिप आती हुई दिख रही है। इनके अलावा टेस्ला स्टेलाइट 1.25% मजबूत है, टाटा मोटर्स 1% मजबूत है। कुछ हद तक ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी बहुत सेलेक्टिव खरीदारी आती हुई दिख रही है। एसएल टेक में 1% के आसपास की तेजी। कमजोर क्या है, कोई खास नहीं। डॉक्टर रेड्डीज 1% का नुकसान दिखाता हुआ आज शुरुआती कारोबार में। आइए वायदा कारोबार की तरफ। अदानी एंटरप्राइजेज 1% कमजोर है, 1.25% टॉप लूजर। बीपीसीएल में 1% का नुकसान है। आईओसी फ्लैट खुलता हुआ दिख रहा है। एचपीसीएल 1/4% नीचे। अंबुजा सीमेंट में 0.5% का नुकसान। स्ट्राइट सार्कोलेब 0.5% नीचे खुलता हुआ। ऊपर क्या है? श्रीराम ट्रांसपोर्ट 0.3% की मजबूती। भारत फोर्ज 2% ऊपर। काफी एफआईएस ब्रोकरेजेस ने इसे अपग्रेड किया है। अपोलो टायर्स में 1% की तेजी। बैंक्स मजबूत है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा छोटे बैंक्स इलाहाबाद बैंक, यहां पर थोड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो ये कारोबार दिखा है शुरुआती रुझान के तौर पर। 100 अंक ऊपर सेंसेक्स, 25 अंक ऊपर निफ्टी। मिड कैप शेयरों में लगभग 0.5% की तेजी बनती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी भी लगभग उतना ही मजबूत। हर्षदा, कहां एक्शन दिख रहा है आपको? मिड कैप साइड पर इंडेक्स पर अगर नजर डाले आने यहाँ पर 0.5% का इजाफा देखा जा रहा है, लगभग 53 अंकों की बढ़त इंडेक्स में है। कुछ काउंटर्स जहां पर ज्यादा एक्टिविटी देखी जा रही है। एडवांटा के नंबर्स के बाद आप देखिए 11% की तेजी स्टॉक में आती हुई दिखाई दी है। वॉल्यूम्स के लिहाज से 25,000 शेयरों का ट्रेड हो चुका है खुलते ही। फ्यूचर लाइफस्टाइल जहां पर कल बड़ा फंड एक्शन हुआ है, उसके चलते स्टॉक आज 7% ऊपर है। इसके अलावा आप देखिए रेलिगेयर नंबर्स के बाद 4.5% की तेजी दिखाता हुआ। डीबी रियल्टी के लिए कुछ पॉजिटिव खबरें आती हुई कि महाराष्ट्र कोस्टल जोन की ओर से क्लियरेंस मिला है इनके बैंड्रा रेक्लेमेशन प्रोजेक्ट के लिए, और उस पर जल्द ही काम शुरू होगा। और काफी समय बाद किसी तरह का पॉजिटिव न्यूज फ्लो आया है डीबी रियल्टी के लिए। तो स्टॉक आज हम देख रहे हैं 3.5% ऊपर है, और वॉल्यूम पिकअप इसमें भी कुछ बेहतर देखा जा रहा है। डेल्टा कॉप कल एक्शन में था, आज भी वो क्योंकि डिटेल्स आ गए कि राकेश झुंझुनवाला ने यहां पर कुछ और हिस्सेदारी ली है। स्टॉक हम देख रहे हैं 3.5% ऊपर है। बेयर कॉप एक नॉर्मली इलिक्विड काउंटर, लेकिन आप देखिए नंबर्स के बाद यहां पर लगभग 3% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरे काउंटर जहां पर हमने देखा इंटरेस्ट है, इंडियन बैंक करीब 2% ऊपर है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में हम देख रहे हैं करीब 2% तक की तेजी बनती हुई। अबान ऑफशोर काफी समय बाद यहां पर कुछ इंटरेस्ट आता हुआ। वॉल्यूम्स के लिहाज से अभी प्ले थोड़ा बहुत कम ही है, 10,000 शेयरों से कम का कारोबार, लेकिन यहां पर एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दी है। जहां पर निराशा हाथ लगी है नंबर्स के लिहाज से, शांति गियर्स देखिए उधर मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी है। ये काउंटर थोड़ा सा
बिकवाली के दबाव में लक्ष्मी मशीन वर्क्स आपके लिए हाजिर करेंगे। यहाँ पर भी हल्का सा प्रेशर आने की पूरी संभावना सुबह में जताई जा रही थी, तो उधर हमने देखा है कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ काउंटर्स हैं, नंबर्स के लिहाज से ज्यादा रिएक्शन आज के सत्र में मिड कैप साइड पर देखने को मिला है। कुछ स्टॉक्स आपके लिए हाजिर करते हैं जिन्होंने अप्लाई किया है पेमेंट बैंक्स के लिए। इसमें ऑफकोर्स वक्रांगी सॉफ्टवेयर जैसा काउंटर शामिल है जहां पर कल एक रिएक्शन देखने को मिला था। और ये जो कुछ छोटे काउंटर्स हैं जो सामने निकल कर आएंगे, फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों पर नजरें रहेंगी क्योंकि वो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर उस लिहाज से थोड़ा सा बस डेफिनेटली क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन लार्जली आप कह सकते हैं मिड कैप्स के लिए इतना ज्यादा एक्शन नहीं है और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में स्टॉक स्पेसिफिक हरकत जरूर देखी जा रही है। ओके। और इस बीच कोल इंडिया का स्टॉक 360 के लेवल के आसपास फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कैश मार्केट में देखते हैं किस तरह का रुझान है। यहाँ पर 357 के आसपास। तो कोल इंडिया में कल सेकंड हाफ में जो लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई नजर आई वो थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में थोड़ा दबाव है क्रूड के कमजोर दामों के चलते। बीपी, एचपी, आईओसी तीनों ही नेगेटिव खुलते हुए दिख रहे हैं। और नतीजों का असर जो हर्षदा भी बात कर रही थी, एडवांटा तो मजबूत है ही, रेली गेयर में भी एक 4% की उछाल है। शांति गेयर्स 4% कमजोर है, लक्ष्मी मशीन 3% कमजोर है। यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी की तरफ रुझान होता हुआ दिख रहा है। और बेयर क्रॉप साइंस ने जो अच्छे नंबर्स पेश किए, 4% की मजबूती वहां पर आपको दिखेगी। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो एक्शन में साफ तौर पर दिख रहे हैं। अब डेल्टा में मजबूती बढ़ती हुई 5% के आसपास की होती हुई दिख रही है, यहाँ पर तेजी बनती हुई दिख रही है। और इसी स्टॉक पर एक टेक्निकल चेक लेना चाहता हूं पहले आपसे। अल्पेश, डेल्टा के लिए क्या अब स्टॉप लॉस और टारगेट होना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए? देखिए, जिस तरह से अभी संदीप ने कहा बिल्कुल सही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। एक रेंज में चल रहा है स्टॉक से, डाउन साइड में देखें तो 80 है और ऑन द अपसाइड में आप देखें तो 110 की रेंज आ रही है। जिस दिन भी ये स्टॉक 110 के ऊपर वीकली एक बुलिश कैंडल के साथ में, एक बड़ी सी बुलिश कैंडल के साथ में क्रॉस हो जाएगा। और मैं समझता हूं इसमें जो फ्रेश ब्रेकआउट जो आपको देखने को मिलेगा, करीबन स्टॉक्स आपको यहाँ पे 140 तक के लेवल्स तक दिखा देगा। अगर आपको इस स्टॉक्स में बाई करनी है तो करंटली आप इसको एक स्टैगर्ड वे में बाई करिए। करंटली 100 के पास में मिल रहा है तो वहां बाई करिए। 90 में अगर कोई डीप आता है तो वहां पे आपको ऐड करना होगा। और 85 के पास में आप तीसरा अपना लॉट ऐड करिए। मैं समझता हूं जब तक 80 के नीचे कोई वीकली बेरिश फॉर्मेशन नहीं बनाता है तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गिरावट आ सकती है। एक जो आप मंथली चार्ट अगर इसका हम देखेंगे तो प्योर एक साइडवेज की फॉर्मेशन आपको दिखाता है। और ये अच्छा खासा इंडिकेशन है कि स्टॉक्स में कहीं पे भी एक बड़े लेवल के लिए एक अक्यूमुलेशन हो रहा है। जिस दिन भी जो ब्रेकआउट आएगा तो ये लेवल्स बहुत ही ऊपर की तरफ शार्प आपको एक जंप देखने को, मूव देखने को मिलेगी और एक अच्छा खासा पैसा यहां से बन सकता है। टीवीएस मोटर एक स्टॉक, इसको हाजिर करते हैं जहां पर हमने देखा है करीब 1% के गेन्स आज के ओपनिंग ट्रेड में। नतीजों पर नजरें रहेंगी और हमारा अनुमान है कि मुनाफा 38% बढ़ेगा, 95 करोड़ के आसपास आ सकता है और रेवेन्यू 30% बढ़ने की उम्मीद है। स्टॉक 1% के गेन्स दिखा रहा है। संदीप, नंबर से पहले क्या आप इस काउंटर में खरीदारी करेंगे जहां पर हम देख चुके हैं कि बजाज ऑटो का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहा है इस तिमाही में, हीरो मोटोकॉर्प से भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। विल यू स्टिक योर नेक आउट और टीवीएस मोटर नंबर से पहले क्या आप खरीदेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से एक बार अवॉइड करना चाहिए। जिस तरीके से इतना बड़ा रनअप दे चुका है ये स्टॉक भी और ओवरऑल सारे स्टॉक्स में आ चुके हैं इस टाइप के सेक्टर में। और जिस तरीके से बजाज ऑटो के नंबर जो आपने भी कहा और फिर हीरो मोटोकॉर्प के भी नंबर्स मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे आएंगे। तो वैसा ही लग रहा है कि यहाँ पे भी, हालांकि इस पर्टिकुलर कंपनी ने आउट परफॉर्म किया दूसरे अपने पीयर्स को, बट स्टिल मैं राय यही दूंगा कि एक बार वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाएं और कहीं ना कहीं डिक्लाइंस पे खरीदने की कोशिश करें रादर देन एंटरिंग टुडे। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इस स्टॉक पर। फ्यूचर लाइफस्टाइल, इसके चार्ट्स देखकर बताएं अल्पेश। 6% का बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है। कल फ्यूचर लाइफस्टाइल में रिलायंस म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की थी और जिस प्राइस पर रिलायंस म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की वो यहाँ से काफी नीचे, एक्चुअली 78 रुपए पर उन्होंने खरीदारी की। भाव है अब 91-92। इन लेवल्स पर खरीदना सेफ है या फिर बहुत रनअप हो चुका है? सॉरी अनिल जी, इसे चार्ट के ऊपर कमेंट्स करना मुश्किल होगा क्योंकि मैं इसे ट्रैक नहीं करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। आपके रडार पर है संदीप ये स्टॉक? फ्यूचर रिटेल है वैसे, फ्यूचर लाइफस्टाइल, अगेन मैं जिस तरीके से डीवीआर के बारे में, नॉट फ्यूचर लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा मैं ओके, चलिए थोड़ा सा फ्यूचर लाइफस्टाइल को मैं ट्रैक नहीं करता। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर थोड़ा सा एक्शन हमारे एक्सपर्ट्स कम ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन चंदन, केन इंडिया, क्या आपको लगता है कि 2.5% की उछाल आज कल 1-1.5% की तेजी के बाद अब भी खरीदारी का मौका बचा है?
जी देखिए अनिल जी, कैन इंडिया और ओएनजीसी है वो एक लोअर बैंड में कंसोलिडेट हो रहे हैं। क्रूड के चलते यहाँ पे कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है, बट जिस हिसाब से अब बेस बन रहा है और थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर यदि यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव जरूर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल इसके ट्रेंड नेगेटिव है, शॉर्ट्स के बिल्टअप है, बट जिस हिसाब से सपोर्ट ले रहा है और आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद आज के यदि लो को होल्ड कर जाता है तो मेरे हिसाब से ऊपर में 250 तक के मूव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कोई अग्रेसिव ट्रेड नहीं रहेगा, बट यदि किसी को ट्रेड करना है तो 239.50 का स्टॉप लॉस लगा के 250 के लिए ट्रेड किया जा सकता है। यदि आप ओएनजीसी की बात करें तो मेरे हिसाब से 358 यदि निकलता है तो ये एक बेस्ट ट्रेड हो सकता है। पिछले कम से कम 5-6 सप्ताह से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 358 360 को नहीं निकाल पा रहा है, वहां से बार बार सप्लाई आती है। यदि 358 360 का लेवल निकलता है तो यहाँ पे एक शार्प अपस्विंग आ सकते हैं जो ऊपर में 372 375 तक लेके जा सकते हैं। तो दोनों एक स्टॉक्स है, डल नेचर है, बट ओएनजीसी है यदि थोड़ा सा आपको देता है तो यहाँ पे एक डिसेंट रिटर्न देखने को मिल सकता है। ओके, पुलबैक काफी समय बाद आता हुआ दिखाई दिया है केन इंडिया में, लेकिन वीडियोकॉन आपकी स्क्रीन पर हाजिर करेंगे। 8.5% की तेजी आती हुई स्टॉक में, और कंपनी की ओर से जानकारी ये मिल रही है ब्राजील में इस साल का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार इनको मिला है, और यही ट्रिगर है कंपनी में आज की तेजी के लिए। स्टॉक 8% से ज्यादा की बढ़त दिखाता हुआ इस समय ब्राजील में इस साल का सबसे बड़ा पेट्रोलियम फाइंड कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। संदीप, कोई कॉल वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के लिए कितना बड़ा प्ले रह सकता है, जहां पर हम देख रहे हैं कि लार्जली कच्चे तेल में जिस तरह के मूव्स देखने को मिले हैं, प्राइसेस के लिहाज से इतना फिलिप कंपनी को शायद ही मिले, लेकिन स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। देखिए ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनफैक्ट जब भी ऐसा कभी इनको मोजाम्बिक में मिलता है, कभी ब्राजील में मिलता है, इतने भंडार मिल रहे हैं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि कंपनी में कोई बहुत बड़ा कोई तूफान आया और 180 रुपए जाता है फिर नीचे आ जाता है। इनफैक्ट मुझे मालूम है कई इन्वेस्टर्स दुखी होकर पूछते कि भाई ये कब चढ़ेगा, और देखा जाए मार्केट इतना ऑलरेडी चल चुका, बट ये स्टॉक नहीं चलता है। तो ये 180 85 90 जाएगा, फिर वापस 160 आता है, तो ये एक ट्रेडिंग कॉल है बेसिकली, और मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में लंबा निवेश करना चाहिए। ये सारी चीजें काफी डिस्कवर्ड है, और ओवरऑल मुझे समहाउ ये रिटर्न ऑफ स्टोरी लगती है। और ओवरऑल मुझे बहुत फ्रेंकली बोलूं तो प्रोमोटर्स में बहुत ज्यादा इतना अब वो जील दिखता नहीं है कि एक बहुत बड़ी कंपनी ये लोग खड़ी कर सकते हैं यहां से वीडियोकॉन में। बस ठीक है, ये सारी चीजें अच्छी है और कोई बड़ा टाइप हो जाए और कुछ हो जाए, बट ओवरऑल आई डोंट थिंक इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज, अगर ऑयल एंड गैस में ही अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना तो कैन इंडिया जिस तरीके से अभी बात हो रही थी बहुत अच्छे लेवल्स पे है, यहाँ पे उसमें ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज दिखती है। ऑयल इंडिया लीजिए, ये ज्यादा अच्छा, रिलायंस इससे बेटर है। तो इन चीजों पर ध्यान दे रादर देन इस टाइप की स्टोरी पे। ये 8-9% का उछाल है तो इसको एनकैश करें और निकल जाएं। बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज, टिपिकल स्टोरी है, निकल जाना चाहिए आज। चलिए तकनीकी राय ले लेते हैं। एक चार्ट पर वीडियोकॉन 14% ऊपर हो चुका है, तो बीपीसीएल और वीडियोकॉन का जो कंसोर्शियम था उसको ये एक बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखा है। बीपीसीएल का चार्ट भी देखना चाहिए, फायदा सिर्फ वीडियोकॉन को नहीं है, बीपीसीएल को भी है। हालांकि आज तीनों ही ओएमसीज नीचे थे, लेकिन बीपीसीएल में थोड़ी रिकवरी अब दिन के हाई पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है। चार्ट्स पर दोनों में से ज्यादा बेहतर क्या है अल्पेश, वीडियोकॉन या फिर बीपीसीएल? नहीं देखिए, अभी बताया चार्ट पर तो डेफिनेटली बीपीसीएल ही अच्छा है, और अच्छी खासी एक मूव इसमें भी आ चुकी है। मैं समझता हूँ कि डाउन साइड में अगर जिस तरह से क्रूड के प्राइस आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, तो इसमें भी एक अप मूव जो रहेंगी वो एक बारी के लिए आपको एग्जिट ही रहेगी। ऑन द अपसाइड में जब तक ये 765 के ऊपर डेली बेस पर क्लोज नहीं होता है तब तक हमें इसमें तेजी नहीं करनी चाहिए। 735 के नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है तो फिर आपको एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, एंड इट में ड्रॉप डाउन टिल 710 तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जहां तक वीडियोकॉन की बात है, बहुत सही कहा इन्होंने, 180 का लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन कुछ एक ऑसिलेटर्स को मैं ऐड करना चाहूंगा। थोड़े ऑसिलेटर्स में मजबूती आ रही है, तो मैं समझता हूं कि अगर ये स्टॉक्स अपने आपको 180 के ऊपर अगर ये मेंटेन कर लेता है तो फिर मैं मानता हूं कि एक मूव आपको एक ही मूव मिल सकती है जो करीबन 210 तक के लेवल तक लेके जा सकती है। ऐसा इंडिकेशंस कुछ मिल रहे हैं, और डाउन साइड में कहीं पे भी 155 160 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर कोई एक रेंज को प्ले करना चाहता है तो लोअर लेवल्स में आपको इस रेंज के पास में आपको लेना पड़ेगा। 150 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए एंड प्ले फॉर द अपसाइड। ओके, और चंदन, वायदा कारोबार में बीपीसीएल अब चूंकि हरे निशान में आ चुका है, रिकवरी देता हुआ दिख रहा है बीपीसीएल। और दूसरा एक और स्टॉक जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूं वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। 3% की बड़ी उछाल यहां पर आती हुई दिख रही है। परसों बाजार बंद होने के बाद कमजोर नंबर्स आए मीन वीकेंड पर, उसके बावजूद कल गैप से नीचे खुलने के बाद 6% ऊपर बंद हुआ और आज 3% का और उछाल। एक्साइड और बीपीसीएल दो स्टॉक कैसे ट्रेड करेंगे आप?
जी हाँ, बीपीसीएल एनर्जी जैसा डिस्कस किया, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जब उछाल में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार निकलना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छे रिटर्न हम इस स्टॉक में देखने को मिल चुके हैं। हम इस स्टॉक में 350-400 से लगातार रिकमेंडेशन दे रहे हैं और स्टॉक ऑलमोस्ट डबल होने के लिए तैयार है। तो मेरे हिसाब से उछाल आती है 770-775 लेवल पे एक बार एग्जिट करे तो बेहतर रहेगा। एक्साइड की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्री है, लगातार यहाँ पे गेंस बनाए हुए हैं। स्टॉक देखें पहले 178-180 को नहीं निकाल पा रहा था और अब वो जो हर्डल है वो यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। स्टॉक में हर डिक्लाइन पे एक नए हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम के साथ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 3-4 दिनों में जो करेक्शन हुआ था उसकी वी शेप रिकवरी स्टॉक ने दी है, जो साफ संकेत दे रही है कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है वो लगातार बना हुआ है। स्टॉक अब ऊपर में 200 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्सटेंडेड मूव है 212-215 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में 200 की कॉल लिक्विड है, तो यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेडर्स है वो 200 की कॉल में लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे 195 का स्टॉप लॉस लगा के भी खरीदारी की सलाह दी जा सकती है। ओके, तो एक्साइड में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही। स्टॉक आज देखिए कल नंबर्स के बाद थोड़ा सा निराशा हाथ जरूर लगी थी, लेकिन 3% तक की तेजी आज वायदे में देखने को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही, चंदन, अल्पेश और संदीप, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। मार्केट्स पर 100 पॉइंट ऊपर चढ़ने के बाद सेंसेक्स अब सिर्फ 65 अंक ऊपर है। निफ्टी आप देखिए 8,815 पर ट्रेड करता हुआ और मिड कैप इंडेक्स में भी हमने देखा है 0.5% से कम की बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ से आगे क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, कंसिडरिंग आज सभी की नजरें होंगी आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पर। 11 बजे आज क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए उस लिहाज से, और लास्टली आउटलुक क्या है मार्केट का, उस पर हम बात करेंगे। कुंज मंसल हमारा साथ देंगे, ईडी एंड सीआईओ सेंट्रम ब्रोकिंग के ब्रेक के बाद। 75 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती है 25 अंकों की। मिड कैप शेयरों में 0.5% का उछाल, तो कल ही की तरह आज भी मिड कैप शेयरों से थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन दिख रही है। 800 से ज्यादा शेयर पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, 350 शेयरों में दबाव है और स्मॉल कैप इंडेक्स में कल की 1% की तेजी के बाद आज फिर से 1/4% से ज्यादा की मजबूती है। बड़ी इवेंट, बड़ा दिन आज आरबीआई की तरफ से क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। बाजार का डायरेक्शन आगे किस तरह का रहेगा, क्योंकि पॉलिसी के ठीक 2 ट्रेडिंग सेशन पहले एफआईज बिकवाली के मूड में फिर से आते हुए दिख रहे हैं। इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बाजार का आगे का डायरेक्शन बताने के लिए सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीआईओ कुंज बंसल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कुंज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या डायरेक्शन लग रहा है एफआईज की तरफ से, इस प्रॉफिट बुकिंग की वजह क्या समझते हैं आप? मुझे नहीं लगता मैं एफआईआईज के प्रॉफिट बुकिंग को बहुत ज्यादा तवज्जो इस समय बाजार में दूंगा, पर जैसा आपने ठीक कहा कि आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, तो वो एक बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थोड़े दिन पहले हमें आरबीआई ने सरप्राइज कर दिया था इंटरेस्ट रेट कट देके, क्योंकि उसके पहले जब पॉलिसी थी तो उन्होंने क्लियरली अनाउंस किया था कि हम गवर्नमेंट के फिस्कल नंबर्स देख के ही कुछ निर्णय लेंगे। तो एफआईआईज की सेलिंग तो एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और वो भी कैश में है, हमें पता नहीं अगर वो डेरिवेटिव्स में फिर से लॉन्ग पोजीशंस खड़ी कर रहे हैं तो। बट इम्पोर्टेंट आज के डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट पॉलिसी है और उसके आगे फिर क्या बाजार की धारणा उस बेसिस पे रहती है, ये 2 चीजें ज्यादा जरूरी है। कुंज, उस लिहाज से फिर आप क्या वाकई में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर एक और सरप्राइज देंगे, या फिर मार्च की पॉलिसी का ही इंतजार होगा और उसके बाद बजट के बाद ही प्राइमरीली वो एक्शन देखने को मिलेगा? बहुत मुश्किल सिचुएशन है, बाजार में दोनों तरफ के व्यूज बने हैं। जितने भी लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ लोगों का कहना है कि शायद कट आ जाए, कुछ लोगों का कहना है ऑब्वियसली नहीं आए। दोनों में से एक ही सिचुएशन हो सकती है, उसके अलावा कोई तीसरी संभावना तो है भी नहीं। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि कट नहीं आएगा, और अगर फिर भी आता है तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित होऊंगा। और इसका मतलब ये है कि आरबीआई को और गवर्नर को कुछ ऐसे डेटा उनके इंटरनल स्टडीज और सर्वे के हिसाब से मिल रहे हैं जो ऑब्वियसली हमें नहीं मिल रहे हैं, और उस बेसिस पे वो इतना एग्रेसिव, जैसा मैंने कहा कि पहले भी उन्होंने सरप्राइज रेट कट कर दिया था,
और अगर अभी भी करते हैं तो वो वाकई में बहुत सरप्राइज होगा। बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इस बार वो बजट के नंबर्स गवर्नमेंट के देख के ही कुछ निर्णय करेंगे, और ये हो सकता है कि उसके बाद अगली शेड्यूल्ड क्रेडिट पॉलिसी तक नहीं रुके, बजट के नंबर्स देख के फिर से एक बिना शेड्यूल्ड पॉलिसी के कुछ भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आज कट आएगा। ओके, तो फिलहाल आज कट आने की संभावना कम है, और अगर आज कट नहीं आता तो फिर बैंकिंग शेयर, रेट सेंसिटिव शेयर किस तरह से रिएक्ट करेंगे उस पर? बैंकिंग शेयर्स और दूसरे रेट सेंसिटिव शेयर्स भी, पर्टिकुलरली बैंकिंग शेयर्स, तो हमने देखा है कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में रिजल्ट के बेसिस पे ज्यादा रिएक्ट किए हैं और रिजल्ट सरप्राइज आए हैं थोड़े से नेगेटिव साइड पे, और उसी हिसाब से स्टॉक्स करेक्ट भी हुए हैं। तो मुझे लगता है आज रेट कट नहीं आता है तो फ्लैटिश से हो सकता है थोड़ा सा और मार्जिनली नेगेटिव हो जाएं, बट अगर उसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं अगले 2-3 महीने के व्यू के हिसाब से, ऑफकोर्स मार्केट को एग्जैक्ट बताना और 2-3 महीने में काफी सारी बड़ी इवेंट है इसलिए बोलना मुश्किल है, पर फिर भी आज का फ्लैटिश मूवमेंट या करेक्शन अगर होता है ऑल द मोर, तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 2-3 महीने के हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स खरीदने की, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि उसके बाद जैसा मैंने कहा कि 2-3 इवेंट बड़ी लाइंड अप है, ऑफकोर्स बजट लाइंड अप है, उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है वो समय ही बताएगा, और उसके बाद आरबीआई का नेक्स्ट मूव क्रेडिट पॉलिसी पे जो मोस्ट लाइकली कट की तरफ ही है। सो ऐसा कहीं शंका नहीं है कि कट होगा या नहीं होगा, प्रश्न सिर्फ समय का है कि कब होगा। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में घटेंगी तो बैंकों के लिए एक बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है, और उस हिसाब से फिर से हम बैंकिंग शेयर्स में रिटर्न देखेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है अगर आज बैंकिंग शेयर्स करेक्शन देते हैं तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। कुंज, लेकिन आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट घटना एक पॉजिटिव रहेगा इन बैंक्स के लिए, लेकिन जो भी बैंक, स्पेशली पीएसयू बैंक्स के नंबर्स हमने देखे और जिस तरह से एसेट क्वालिटी फिर से खराब होती भी दिखाई दी है, आपको क्या वाकई में लग रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड स्थिति इंप्रूव हो जाएगी? और एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से फिर कितना सेफ है पीएसयू बैंक्स में पैसा लगाना इस समय? पीएनबी से भी हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट के लिहाज से। जी हाँ, अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी एक कम निर्णय लेने वाली सिचुएशन जरूर है, पर मैंने जो कहा उसकी 2-3 कारण है, वो मैं आपको फिर से बताऊं कि अगर हम थोड़ा सा पीछे करीब 1 क्वार्टर पीछे जाएं, एक तिमाही पीछे, तो सितंबर क्वार्टर के जो नतीजे आए थे वो भी कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे और कुछ थोड़े से एक्सपेक्टेड से ज्यादा खराब थे, और उसके बाद स्टॉक्स करेक्ट हुए, और फिर से जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होता गया मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में यील्ड कम होती गई, आरबीआई का रेट कट तो बहुत बाद में दिसंबर में आया, पर हमने नवंबर इटसेल्फ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बैंकिंग स्टॉक्स के शेयर्स बैंकिंग सेक्टर में आते हुए देखा और स्टॉक्स धीरे धीरे ऊपर चले। मुझे लगता है एनपीएस पे कॉल लेना अभी भी बहुत जल्दी हो सकता है मार्च क्वार्टर में भी थोड़ा एनपीएस की सिचुएशन खराब रहे, पर एक तो यह है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो नेचुरली एग्जिस्टिंग बॉन्ड पोर्टफोलियो के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है बैंक्स के लिए, तो उस वजह से बैंकिंग शेयर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट फिर से आ सकता है। और जैसा मैंने कहा, अगर हम पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद और उसके बाद का एक्सपेक्टेशन की वजह से सेक्टर का परफॉर्मेंस देखें तो वो चीज रिपीट हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम होती हैं तो 2 एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक तो धीरे धीरे क्रेडिट ऑफटेक इंप्रूव होगा, तो वो एक पॉजिटिव होगा बैंक के लिए, और उसमें पूरा का पूरा एनपीए सिचुएशन तो नहीं ठीक हो जाएगी, बट कुछ ऐसे मार्जिनल केसेस हो सकते हैं कि जिनको अगर इंटरेस्ट रेट कम होने का सपोर्ट मिल जाए तो वो थोड़ा सा एनपीए से हटके और वापस से स्टैंडर्ड असेट्स में आ जाएं। तो ये 2 चीजें बहुत बड़ी पॉजिटिव हो जाएंगी बैंकिंग सेक्टर के लिए, इसलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म में जैसा मैंने कहा कि अगर ट्रेडिंग के हिसाब से तो ये खाली एक एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर इंटरेस्ट रेट कट पे बैट करके ही पोजीशंस लेनी पड़ेंगी। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर बैंकिंग शेयरों पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बता दें कि बाजार थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद अब फिर से मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स लगभग 100 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी ने आज जो हाई बनाया वो है 8837 और कल का भी हाई था 8840 का, तो उन लेवल के करीब है इस वक्त 8825 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। मिड कैप शेयरों की मजबूती दिन के हाई पॉइंट पर। ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और स्टॉक सेक्टर्स पर आए कुंजी बंद से, बने रहिए हमारे साथ।
बाजार एक सीमित दायरे में ही तक कारोबार करते हुए, लेकिन एक जो पॉजिटिव है कि 8,800 के ऊपर सेंसेक्स निफ्टी आराम से कारोबार कर रहा है और सेंसेक्स भी आप देखिए 29,190 के लेवल्स पर। मिड कैप काउंटर्स में 50 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। रिजल्ट वाइज ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालें, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में आज एक पुल बैक आया है। कच्चे तेल में हल्का सा बाउंस देखा गया है नाइमेक्स और ब्रेंट पर, शायद उसका इम्पैक्ट। रिलायंस जैसे काउंटर्स 2% ऊपर, ओएनजीसी में लगभग 1% के गेन्स और केन इंडिया जैसे स्टॉक्स है जहां पर भी फिर से खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में थोड़ी बहुत बिकवाली का दबाव आया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट में कटौती ये एक बड़ा ट्रिगर रहेगा यहां से, चाहे वो आज आरबीआई गवर्नर अनाउंस करे या फिर आगे जाकर मार्च की पॉलिसी में। कुंज बंसल से हम चर्चा करें और कुंज ने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है इंटरेस्ट सेंसिटिव्स में। कुंज, पिछले पूरे हफ्ते में हमने देखा है रियल एस्टेट काउंटर्स काफी भाग चुके हैं। इंडिया बुल्स, होप, एचडीआईएल, यूनिटेक जैसे काउंटर्स, आज डीबी रियल्टी जैसे स्टॉक्स तेजी में है। क्या आपको लग रहा है कॉन्शियस डिसीजन ले लेना चाहिए इन स्टॉक्स में तेजी करने का, फेवरेबल मूव रहेगा या फिर रिस्क उतना ही है? अगर आपके प्रश्न का जवाब मैं एक शब्द में दूं तो मेरा आंसर ना में है। उसके कारण मैं बता दूं कि ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स में 3-4 सेक्टर्स आते हैं, तो उसमें से हमने बैंकिंग सेक्टर पे चर्चा की, उसमें रियल एस्टेट आता है, उसमें ऑटोमोबाइल्स आते हैं और 1-2 सेक्टर और भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसमें मान सकते हैं। तो इनमें से बैंकिंग और इवन ऑटोमोबाइल में फंडामेंटल्स में भी काफी इंप्रूवमेंट है। तो जैसे ऑटोमोबाइल में देखेंगे तो हालांकि एज अ सेक्टर, एज अ होल शायद इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, बट स्पेसिफिकली पैसेंजर व्हीकल्स में सेल्स ग्रोथ ऑन ऑन ईयर बेसिस हर महीने बढ़ रही है, और ऐसे ही कॉमर्शियल व्हीकल्स में, लो कॉमर्शियल व्हीकल्स में नहीं बढ़ रही है पर मीडियम और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स में बढ़ रही है। रियल एस्टेट पे अगर हम आए तो जो जिन कंपनीज के नतीजे अभी तक आए हैं दिसंबर क्वार्टर के और उसके पहले सितंबर के, तो आपको सबके आ गए हैं, और अदरवाइज भी हम एक मार्केट की स्टडी करें तो फंडामेंटल परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर और रियल एस्टेट स्टॉक्स एक ट्रेडिंग के नजरिए से हाई रिस्क हाई रिटर्न में खाली ट्रेडिंग वाले इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को ही खेलना चाहिए। मुझे नहीं लगता मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर में कोई एक डायरेक्शनली पॉजिटिव व्यू बना लेने का समय आ गया है। ट्रेडिंग के हिसाब से जैसा आपने कहा कि काफी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट पिछले एक हफ्ते में हुआ है, और वैसा डिपेंडिंग ऑन आरबीआई की इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के हिसाब से रह सकता है करेक्शन का या ऊपर आने का, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल बिजनेस सिचुएशन इंप्रूव हो गई है, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर रियल एस्टेट शेयरों पर फिलहाल इंतजार करना ठीक रहेगा। कुंज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज इस खास दिन जुड़ने के लिए, जब पॉलिसी आने वाली और बाजार पर रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और यहाँ पर हम एक फोकस करते हैं आज के एक और बड़े डेवलपमेंट पर। ब्राजील में यहाँ पर वीडियोकॉन और बीपीसीएल के कंसोर्शियम को एक इस साल का सबसे बड़ा तेल भंडार मिला है। इस सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ वीडियोकॉन ग्रुप के सीएमडी वेणुगोपाल दूध साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दूध साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस, बड़ी डिस्कवरी मिली है आपको। ये बताएं कि क्या साइज है इस डिस्कवरी की, कितना बड़ा भंडार है, और इस ब्लॉक से कब तक आप ऑयल प्रोडक्शन शुरू करेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही मैटर ऑफ प्राइड है कि भारत की 2 कंपनियां बीपीसीएल और वीडियोकॉन ने ब्राजील में इतना निवेश करके इतना ऑयल का भंडार ढूंढा है, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज आई है। आप जानते हैं वीडियोकॉन ने ऑयल के अंदर रावा केजी बेसन में बहुत अच्छा काम किया है पिछले 15 सालों में। उसके बाद हम ओमान, ऑस्ट्रेलिया में सक्सेस पाए, और उसके बाद हमको मेन सक्सेस फिर मोजाम्बिक और ब्राजील में और इंडोनेशिया में भी मिला। मोजाम्बिक वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैस डिस्कवरी हुई थी, और वो भी हमने सक्सेसफुली डेवलप किया। तो और अब ब्राजील के अंदर हमें वही दिख रहा है। ब्राजील के अंदर कैंपस में डिस्कवरी पहले की, फिर उसके बाद हमने सर्जिपे बेसन में हमारे जो 4 ब्लॉक है हमारे बीपीसीएल के, तो सर्जिपे बेसन को हमने ढूंढा है। और सर्जिपे में पहले 12 डिस्कवरी हुआ, फिर उसके बाद कुंबे करके डिस्कवरी हुआ, उसके बाद उनका अप्रेजल हुआ, फिर फारफान हुआ, और फारफान का भी हमें और नया डिस्कवरी मिला है। 68 मीटर का ऑयल कॉलम मिला है नया,
और वो भी लाइट ऑयल का, जो बहुत बड़ी बात होती है। इतना बड़ा डेप्थ है और अभी भी ड्रिलिंग चल रही है, तो मैं रिजर्व वगैरह अभी बोलना ज्यादा प्रीमेच्योर रहेगा। बट जो ऑयल एंड गैस वाले लोग समझते हैं 68 मीटर लाइट ऑयल कॉलम मिलना क्या होता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बाजार इस वक्त 50 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर, 20 अंक ऊपर निफ्टी पर आपको नजर आएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे बजट पर। बजट में किस तरह की उम्मीदें हैं बैंकिंग इंडस्ट्री की, ये जानने की कोशिश करेंगे। एसबीआई के नेशनल बैंकिंग के एमडी बी श्रीराम साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे इस ब्रेक के बाद। और यहाँ पर अब फोकस करते हैं हम आज आने वाली पॉलिसी पर। आरबीआई गवर्नर की तरफ से क्या कुछ एक्शन हो सकता है, बैंकर्स क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के एमडी और ग्रुप एग्जीक्यूटिव बी श्रीराम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। श्रीराम साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। 15 दिन पहले एक रेट कट दिया है आरबीआई गवर्नर ने, पॉजिटिव सरप्राइज काफी लोगों को। नमस्कार। आज की पॉलिसी से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या एक और सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए कि आरबीआई गवर्नर बाजार को चौंकाते हुए आज भी रेट कट दे सकते हैं, या फिर ये न्यूट्रल पॉलिसी होगी? नमस्कार। आज मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा सरप्राइज होगा। न्यूट्रल पॉलिसी की तरफ ही मेरा उम्मीद है। जैसे कि लास्ट टाइम 15 जनवरी को उन्होंने पॉलिसी 25 बेसिस पॉइंट का कट उन्होंने किया था। उस टाइम पे उन्होंने ये भी बताया था कि फ्यूचर ईजिंग जो रहेगा वो इस पर निर्भर करेगा कि एक फर्दर डेटा और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो होंगे, डिसइन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, उसमें जो फर्दर डेटा आएंगे उसके ऊपर निर्भर रहेगा। और ऑल्सो ये जो स्टेप्स जो लेंगे टू ओवरकम सप्लाई कंस्ट्रेंट्स और अवेलेबिलिटी ऑफ की इनपुट्स, ये जो चीज़ है, और हाई क्वालिटी फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में उनका नज़रिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो 15 तारीख से अब तक कोई ज़्यादा डाटा इसमें इन्फ्लेशन में तो नहीं आया है पब्लिक डोमेन में, और बाकी जो है वो बजट में जब होगा बजट, और बजट के बाद जो फ्यूचर रोड मैप होगा उस पर निर्भर है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो है शायद सरप्राइज नहीं देंगे, आज शायद न्यूट्रल पॉलिसी रहेगा और मोरलेस रेट्स मेंटेन होगा। लेकिन आगे जाते शायद बजट के बाद मंथ ऑफ मार्च में शायद रेट कट की उम्मीद है। श्रीराम साहब, फिर वो रेट कट की उम्मीद क्या एक और 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की होगी, या फिर जैसे ज्यादातर इकोनॉमिस्ट अब अनुमान लगा रहे हैं कि शायद मार्च की पॉलिसी में 0.5% रेट कट का भी ऐलान हो सकता है? अगर मार्च में होता है तो मेरी नजरिया तो 25 बेसिस पॉइंट का है, लेकिन अगर मार्च में नहीं होता है तो शायद अप्रैल में अगर हो तो 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद हो सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक संकेत साफ देंगे आरबीआई गवर्नर की इन्फ्लेशन को लेकर, अब वो बहुत कंफर्टेबल है और उन्हें कहीं कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, और वो काफी सूदिंग होगा, खासतौर से बॉन्ड मार्केट और डेट मार्केट के लिहाज से मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, बड़ा ये तो क्लियर कट उनका वो पॉलिसी है कि डाटा बेस्ड रहेंगे, वो डाटा पर ज्यादा फोकस करते हैं। और अगर आप ब्रेंट क्रूड ऑयल की भी बात करें तो 15 तारीख जब था तो उस टाइम पे $47 की प्राइस थी और आज $55 हो गई है। तो ये जो डाटा जो फ्लक्चुएट होते हैं उस पर काफ़ी वेटेज होगा, और मेरे ख्याल से वो ही विल गो ओनली ऑन डाटा, एंड उसमें जैसे जब वो निर्णय लेंगे उस टाइम पे तो इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। श्रीराम साहब, फिर मेरा सवाल यही है कि क्या आप आरबीआई गवर्नर के इंडिकेशन का ही इंतजार करेंगे, या फिर आपको लग रहा है बैंक्स, खासतौर से एसबीआई जैसा बैंक अनाउंसमेंट से पहले एक्शन लेना शुरू करेगा और रेट खुद ही काटना शुरू करेगा?
नहीं, हमारी जो एल्को है वो कंटिन्यूसली मीट करती है 1 या 2 बार 1 महीने में, और ये जो रेट कट का जो सिलसिला है वो अलग है, और हमारी जो एल्को जो मीट करती है वो काफ़ी चर्चा करती है इन डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में। ये जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो बिजनेस है डिपॉजिट लायबिलिटी साइड में 14 लाख करोड़ की है, और उस पर रीप्राइसिंग का असर कैसा होगा, क्या होगा, और बैंक बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसमें काफ़ी चर्चा रहती है। और जो गवर्नर का जो पॉलिसी होता है वो भी एक डायरेक्शन देती है बैंक को, और ये सारे जो हैं चर्चा होती है एल्को में, और ये इस पर आगे बैंक निर्णय लेती है कि उनका रेट का क्या सिलसिला रहेगा। मिस्टर श्रीराम, वेरी क्विकली, एसेट क्वालिटी को लेकर काफी चिंता फिर से पीएसयू बैंक्स में आने लगी है। क्या आपको लग रहा है ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है या फिर एक बहुत ही स्पेसिफिक बैंक रिलेटेड इशू है? और क्या आपको लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड फिर एक पुअर एसेट क्वालिटी अगले 2 तिमाहियों में इंप्रूवमेंट की तरफ रुख करती हुई दिखाई देगी, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स में कटौती के चलते हो या फिर बजट में ऐसे कोई बड़े ऐलान सरकार करे ताकि स्ट्रेस कम हो एसएमईज पर? ये तो एसेट क्वालिटी जो है वो लास्ट 2 to 3 इयर्स की जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुआ स्लो हुआ है, काफ़ी हद तक उसका कारण है, और ये जो है ये सिस्टम पे ज़्यादा असर हुआ है उसमें, एंड दैट इज़ वाई आप देखेंगे कि कई बैंकों में एसेट क्वालिटी की डिटीरियोरेशन की स्लाइट डिटीरियोरेशन हुआ है। आगे जाते हुए जैसे देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल पर है और ग्रोथ का भी फिगर्स चर्चा ज़्यादा हो रहा है। मैं समझता हूँ जो मेक इन इंडिया और जो स्मार्ट सिटीज़ वगैरह का जो शायद प्राइम मिनिस्टर जी का मुद्दा है, उस पर अगर बजट में काफ़ी अगर कुछ ऐलान हो तो वो भी एक ग्रोथ की तरफ बढ़ सकता है, और इसमें काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है बैंकिंग सेक्टर पर और एनपीए क्वालिटी पर भी। मिस्टर श्रीराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालकर आज पॉलिसी की एक्सपेक्टेशंस पर अपनी राय देने के लिए। इस बीच बाजार पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी, लेकिन 8,800 के लेवल को होल्ड करने में कामयाब निफ्टी, और अब इंतजार है 1 घंटे बाद आने वाली पॉलिसी का। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आगे नजरें रहेंगी कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग पर, खासतौर से कच्चे तेल में जो पुल बैक आया है उसका कितना फायदा एमसीएक्स में ट्रेडर्स को मिलेगा, उस पर नजर रखेंगे, और साथ ही आपको बताएंगे आईपीएल का अपडेट भी।